हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 10 में आज हम पढ़ रहे हैं C4 चक्र या हैच तथा स्लैक्स चक्र। सबसे पहले ध्यान रखिए, कैप्रिलॉव ने मक्का के अंदर और कोर्टचाक ने गन्ना के अंदर प्रयोग करके बताया कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम उत्पाद 3 कार्बन का PGA ना होकर के 4 कार्बन का होता है। मतलब इन्होंने बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला पहले उत्पाद में 3 कार्बन ना होकर 4 कार्बन होते हैं। इस चक्र की खोज हैच तथा स्लैक ने की थी, इसी कारण इसे हैच तथा स्लैक चक्र भी कहते हैं। इसमें CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला जो पहला स्थायी उत्पाद है ये 4 कार्बन का होता है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल OAA। इसी कारण इसको C4 चक्र भी कहते हैं। अच्छा, जिन पादपों में C4 चक्र होता है उन्हें C4 पादप कहते हैं और इसके उदाहरण है जैसे मक्का, बाजरा, गन्ना, यानी अधिकांश एक बीजपत्री पादप और कुछ द्विबीजपत्री पादप जैसे अमरैंथस और यूफोर्बिया। अब हम पढ़ते हैं C4 पादप की विशिष्ट संरचना। जो C4 पादप है उनके पत्ती में एक विशेष रचना मिलती है। इस संरचना को क्रेंज शार्की भी कहते हैं। क्रेंज का मतलब होता है वलय। इस डायग्राम आप देख रहे हो तो पत्ती के अंदर जो पूलाछद कोशिकाएं हैं ये दो, एक या अधिक वलय के रूप में पाई जाती है, पंक्ति के रूप में पाई जाती है। इस कारण इसको क्रेंज शार्की कहते हैं। ये हमने पत्ती का काटा है जिसमें ये ऊपरी बाह्यचर्म है। इस ऊपरी बाह्यचर्म में अपन को रंध्र दिखाई दे रहे हैं। ये निचली बाह्यचर्म है जिसमें भी अपन को ये रंध्र दिखाई दे रहे हैं। ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं, ये सारी की सारी, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूलाछद कोशिकाएं। इसके अंदर यहाँ पर ये सवन उत्तक है यानी जाइलम तथा फ्लोएम होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी पर्णमध्योतक और पूलाछद कोशिकाओं की हरित लवक में अंतर पाया जाता है। ये मुख्य बात है। देखिए, जो पर्णमध्योतक है इसमें हरित लवक आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं और इन हरित लवक में ग्रेनम सुविकसित होता है। स्ट्रोमा अल्प मात्रा में होता है और ग्रेनम ज्यादा होता है। इस कारण पर्णमध्योतक में जो हरित लवक होंगे उनमें मुख्यतः प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। पूलाछद की बात करें तो इनमें हरित लवक आकार में बड़े होंगे लेकिन संख्या में कम होंगे और इन हरित लवक में स्ट्रोमा ज्यादा विकसित होगा ग्रेनम की तुलना में। इस कारण पूलाछद की हरित लवक में मुख्यतः अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो ये जो डायग्राम है ये क्रेंज शार्की को दर्शाता है जो C4 पादपों की विशिष्ट संरचना है। अब हम पढ़ते हैं C4 पादप या C चक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहले देखिए, CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता पर भी ये चक्र हो सकता है। CO2 बहुत कम मात्रा में है तो भी ये चक्र चलता रहेगा। प्रकाश शोषण नामक एक घटना होती है, विनाशकारी घटना होती है जो इस चक्र में अनुपस्थित होती है। इस कारण इस चक्र की उत्पादकता भी ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें पेपकेस नामक एंजाइम काम आता है। ये CO2 की कम सांद्रता पर भी सक्रिय रहता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता भी कम होती है और ये उच्च तापमान जैसे 30 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी भली भांति संपन्न हो सकता है। अपन C4 चक्र की क्रियाविधि देखें तो इस डायग्राम में आपको C4 चक्र दिखाई दे रहा है। C4 चक्र का कुछ भाग पर्णमध्योतक कोशिका में होता है और महत्वपूर्ण भाग पूलाछद कोशिका में होता है। इस चक्र की शुरुआत पेपा नामक 3 कार्बन के यौगिक से होती है। पेपा का पूरा नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। इस 3 कार्बन के यौगिक से CO2 आकर के जुड़ती है, वायुमंडलीय CO2, और यह क्रिया पेपकेस फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल कार्बोलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है और ये CO2 जुड़ने से ये 3 कार्बन का यौगिक 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। फिर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल आगे जाकर के मैलिक अम्ल नामक 4 कार्बन के यौगिक में कन्वर्ट होता है। इस दौरान NADPH2 से NADP बनती है। फिर ये मैलिक अम्ल इन पर्णमध्योतक कोशिकाओं से निकलकर पूलाछद कोशिका में चला जाता है और यहाँ जाकर ये CO2 निकालता है, जिसके कारण ये 4 कार्बन का पदार्थ 3 कार्बन के पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है और यहाँ पर भी
NADP है ये NADPH2 में चेंज होता है। अच्छा, अब ये पायरुविक अम्ल जो पूलाछेद कोशिका में है, ये पूलाछेद कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिका में जाता है और यहाँ पर ATP से ADP बनता है और निकलने वाला फॉस्फोरिक अम्ल पायरुविक अम्ल से जुड़कर वापस पेपा का निर्माण कर देता है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ देखिए, जो पूलाछेद कोशिका है उसमें जब मैलिक अम्ल है ये पायरुविक अम्ल में बदलता है, इस दौरान अपन देख रहे हैं CO2 निकल रही है और ये CO2 अब यहाँ पर C3 चक्कर में प्रवेश करती है। यानी यहाँ पर पूलाछेद कोशिका में वही C3 चक्र जो अपन ने पढ़ा था वो पूरा यहाँ संपन्न होता है और ये CO2 जुड़ करके किससे, RUBP से, और अपन जानते हैं इसमें शर्करा बनती है और राइबोलोज बिसफॉस्फेट का पुनः निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये C3 चक्कर भी संपन्न हो रहा है और ये जो डायग्राम अपन पूरा देख रहे हैं इसमें ये डायग्राम है C4 चक्र का। तो C4 चक्र की कुछ घटनाएं पर्णमध्योतक में और अधिकांश घटनाएं पूलाछेद में होती है, यहीं पर शर्करा का निर्माण होता है। लेकिन वायुमंडलीय CO2 है ये पर्णमध्योतक वाली कोशिकाएं ग्रहण करती है। अब अपन C3 और C4 चक्र में अंतर का अध्ययन करें तो एक चार्ट अपन देख रहे हैं, इसमें एक तरह अपन विशेषता ली है, फिर अपन ने C3 पादप लिया है यानी C3 चक्र और फिर अपन ने C4 पादप या C4 चक्र लिया है। अब अगर पहला देखें अपन अनुकूल तापमान, तो C3 पादप का अनुकूलतम तापमान होता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि C4 का 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ये उच्च ताप पर भी हो सकता है। अब अगर अपन देखें दूसरा क्रेन सारिकी, तो C3 पादपों में नहीं होती है और C4 पादपों में पाई जाती है। फिर अपन देखें प्रथम स्थायी उत्पाद, CO2 जुड़ने के बाद जो पहला स्थायी उत्पाद है वो C3 पादपों में बनता PGA जो 3 कार्बन का होता है और C4 पादपों में बनता ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो 4 कार्बन का होता है। फिर अपन देखते हैं CO2 स्थिरीकरण स्थल, तो C3 पादपों में CO2 का स्थिरीकरण केवल पर्णमध्योतक कोशिका में हो रहा है, जबकि C4 चक्र में पर्णमध्योतक में भी हो रहा है और पूलाछेद दोनों कोशिका में होता है। अब अगर अगला देखें अपन CO2 का प्रथम ग्राही, तो C3 चक्कर में होता है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जबकि C4 पादपों में होता है पेपा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अच्छा, अब अगर हम मुख्य एंजाइम देखें तो C3 चक्कर का मुख्य एंजाइम होता है रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और C4 चक्कर में पेपकेस और रुबिस्को दोनों होते हैं, मतलब रुबिस्को के साथ साथ में पेपकेस फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बोलेज। अच्छा, अगला देखें अपन प्रकाश शोषण, तो C3 पादपों में उपस्थित होता है और C4 पादपों में नहीं पाया जाता है। अगर उत्पादकता देखें अपन तो प्रकाश शोषण के कारण C3 पादपों की उत्पादकता कम हो जाती है और C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता है, इस कारण इसकी उत्पादकता अधिक होती है। फिर अपन देख लें CO2 की सांद्रता, तो ध्यान रखिए जो C3 चक्र है ये कम सांद्रता पर बहुत ही कम दर से होता है और CO2 की उच्च सांद्रता पर भी जारी रहता है, यानी CO2 की सांद्रता कम है तो इसकी दर कम हो जाएगी और ये उच्च सांद्रता पर जारी रहेगा। लेकिन C4 चक्र देखें अपन तो इसकी कम सांद्रता पर तो जारी रहेगा लेकिन उच्च सांद्रता होने पर इसकी दर कम हो जाएगी। फिर अगर अपन ATP का उपयोग देखें तो C3 पादपों में ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए 18 ATP चाहिए, जबकि C4 चक्र में इसके 24 ATP की आवश्यकता होती है। तो ये आज हमने C4 चक्र का अध्ययन किया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।